नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का डीडी स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम शीत युद्ध के दौर चैप्टर के क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में चर्चा करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट कैसे शुरू हुआ, इसके अलावा बाकी जो टॉपिक है शीत युद्ध के दौरान उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है किसको? क्यूबा मिसाइल संकट को। अब कई बार पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कि क्यूबा के बारे में बताइए। क्यूबा क्या है? क्यूबा क्या है? एक द्वीपीय देश। ये देखिए मैम में क्या है, एक द्वीपीय देश। द्वीपीय देश, द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। और द्वीपीय देश वह देश जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। दूसरी बात आती है इसमें कि ये किसके पास में था? यूएसए के पास में। किसके? यूएसए के पास में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास में था ये। अब यहाँ पर किस प्रकार की प्रणाली थी? साम्यवादी। कैसी थी? साम्यवादी प्रणाली थी। यहाँ पर साम्यवादी प्रणाली थी और यहाँ के शासक का नाम क्या था? फिदेल कास्त्रो। इसकी किसके साथ में निकटता थी? यूएसएसआर के साथ में इसकी निकटता थी। सोवियत संघ के साथ में इसकी निकटता थी और इसका जुड़ाव था। सोवियत संघ इसको आर्थिक सहायता देता था। 1961 में, कब? 1961 में अप्रैल में ये चर्चा होने लगी कि फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट करके यहाँ पर दूसरे शासक को बिठाया जाएगा। इस सूचना के प्राप्त होते इस आशंका के बाद यूएसएसआर ने डिसीजन लिया कि वो क्यूबा में क्या बनाएगा? सैनिक अड्डा। क्या बनाएगा? सैनिक अड्डा। सैनिक अड्डा बनाने के लिए 1962 में क्या किया? यूएसएसआर ने यहाँ पर मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दिया। मिसाइलें तैनात करने से क्या हो गया? लगभग यूएसएसआर की मिसाइलों के रेंज में अमेरिका का 2/3 हिस्सा, ये देख रहे होगे कि 2/3 हिस्सा रेंज में आ गया। इसकी सूचना कब मिली? 3 हफ्ते बाद। कितने? 3 हफ्ते बाद इसकी सूचना मिली यूएसए को, अमेरिका को। सूचना मिलने के बाद अमेरिका ने तुरंत ही क्या किया? अपने जंगी बेड़ों को यहाँ पर क्यूबा के आगे लगा दिया ताकि यूएसएसआर से आने वाले हथियार मिसाइलों को यहाँ पर तैनात होने से रोका जा सके। अब यहाँ पर युद्ध की आशंका ऐसी हो गई थी कि युद्ध कभी भी हो सकता है और बहुत विनाशकारी परमाणु युद्ध होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यूएसएसआर की शिपों ने अपनी गति को धीमा कर लिया और कुछ वापस हो गए, जिससे ये क्या हुआ? ये तनाव समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं। फैक्चुअल 1 नंबर के, 2 नंबर के, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब तक सीबीएसई में 2 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आए 2016, 2015, 2014, 12, 11, 2018 और 6 नंबर का क्वेश्चन 2020 में, करंट ईयर में आया है। अब क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? अक्टूबर 1962 में हुआ। किन के मध्य हुआ? यूएसए और यूएसएसआर के मध्य टकराव। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसको कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को। ये क्या घटना थी? अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ और यूएसए के बीच में टकराव इतना बढ़ गया कि युद्ध होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो गई। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आया 2010 में। इस संकट के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के नेता या राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के थे जॉन कैनेडी, यूएसएसआर के थे निकिता क्रुश्चेव। और क्यूबा क्या है? था एक साम्यवादी देश। इसके शासक का क्या नाम था? राष्ट्रपति का फिदेल कास्त्रो। यहाँ पर यूएसए क्या चाहता था? सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा था। कब? अप्रैल 1961 में। सोवियत संघ ने चोरी छिपे 1962 में क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी। उनकी मारक क्षमता कई शहरों तक हो गई। यूएसएसआर की सैन्य अड्डे बनाने की मंशा थी, इसलिए यहाँ पर इन्होंने मिसाइलों को तैनात किया। अमेरिकी प्रशासन को इसकी सूचना मिली
सूचना मिलते ही उसने क्यूबा के निकट सागर में अपने जंगी जाड़े बेड़ों को वहाँ पर तैनात कर दिया और इस प्रकार वहाँ पर एक संपूर्ण परमाणु युद्ध को रोका जा सका। क्यूबा क्या है? अमेरिका के तट के निकट क्या है? एक छोटा सा द्वीपीय देश। अब ये मैप में देखोगे कि जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि कैसे क्यूबा पे मिसाइल तैनात करते ही अमेरिका उसकी रेंज में आ गया। अब एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि CIA क्या है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी। ये पूछा जा सकता है एक नंबर का, क्योंकि 1962 में मिसाइल तैनाती की सूचना अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ही अमेरिकी सरकार को दी थी। इसी में दूसरा टॉपिक आता अपरोध। अपरोध के बारे में CBSE में 2 बार क्वेश्चन आया, 2 नंबर का, एक बार 2016, एक बार 2019। अपरोध का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक उसके शब्द का अर्थ क्या, अगर तोड़ के देखा जाए तो उसका मतलब क्या? रोक और संतुलन। वैसे इसका मतलब क्या है? जब दो पक्ष इतने शक्तिशाली हो कि एक दूसरे को विनाश कर सकते हैं, तो इस कारण आतंक या भय के कारण कि दूसरा भी मेरा नुकसान कर सकता है, मुझे बर्बाद कर सकता है, इस कारण वो दोनों युद्ध नहीं करते। तो ये क्या है? अपरोध। जब दो पक्ष विनाश करने में समर्थ हो, एक दूसरे को विनाश करने में, बर्बाद करने की क्षमता उनके पास, नष्ट कर सकते हो एक दूसरे को, तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाता। इसलिए कोई भी लड़ने का खतरा नहीं उठाता है। यही अपरोध शीत युद्ध को रोकने में, शीत युद्ध को युद्ध में बदलने से रोक सका, क्योंकि परमाणु शक्ति थे दोनों परमाणु शक्ति थे। इस कारण दोनों ही रक्त रंजित युद्ध नहीं कर सकते थे, रक्त रंजित युद्ध नहीं कर, वास्तविक युद्ध नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि दोनों ही परमाणु युद्धों का में कोई सा भी परमाणु हथियारों का प्रयोग करता, नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ता। इस कारण परमाणु शक्ति होने के कारण दोनों महाशक्तियाँ USSR में सीधे रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता व तनाव की स्थिति बनी रही। अब यहाँ पर रक्त रंजित युद्ध आ जाता है। इसका अर्थ क्या है? 2018 में CBSE में 1 नंबर का क्वेश्चन आया, रक्त रंजित युद्ध क्या होता है? रक्त रंजित युद्ध, जहाँ पर खून से लथपथ हो, रक्त रंजित का नॉर्मल मतलब रक्त से रंगा हुआ, जिस युद्ध में लोग मारे जाते हैं, शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, वास्तविक युद्ध होता है जिसमें लोगों की हत्या होती है, जन धन की हानि उठानी पड़ती है, वो रक्त रंजित युद्ध होता है। शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में नहीं होने दिया शीत युद्ध ने, या रक्त रंजित युद्ध में बदलने नहीं दिया। इसके क्या कारण थे? एक तो अपरोध का सिद्धांत, दोनों को ही वह था कि एक दूसरे को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा, तनाव और संघर्ष हुए जो इस दौरान वो युद्ध का रूप नहीं ले सके। जहाँ पर भी छोटे मोटे हुए झगड़े, वहाँ पर दोनों महाशक्तियों प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुई, केवल मददगार उनकी जो उनके साथी थे उनकी केवल उन्होंने सहायता की, और ये इस लेवल तक नहीं पहुँचा कि जिससे कि दोनों शक्तियाँ आमने सामने आ जाए। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? परमाणु बम के विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं थी, और युद्ध में दोनों ही पक्षों को हानि उठानी पड़ती है। इस कारण क्या है? तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सका, शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में परिवर्तित नहीं हो सका। अब आ जाता है क्वेश्चन, पूछ लेते हैं महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ क्या हुए? सैनिक गठबंधनों से महाशक्तियों को क्या लाभ हुए? यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन आया 2009 में, 4 नंबर का क्वेश्चन आया 2014, 13, 2012 और 2010 में। छोटे देशों से क्या लाभ हो सकते बड़े देशों को? एक तो वहाँ से प्राकृतिक संसाधन, वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे तेल, खनिज, कोयला, गैस इत्यादि वहाँ से प्राप्त कर सकते थे। दूसरा, सैन्य ठिकाने बनाना। क्यों?
क्योंकि वहाँ से आसानी से जासूसी कर सकते थे। तीसरा भू क्षेत्र, वहाँ की ज़मीन का प्रयोग करना, किस लिए? हथियारों के लिए और सेना के संचालन के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सैन्य ठिकाने और सेना के संचालन में अंतर क्या है? सैनिक ठिकाने क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट, वो वहाँ पर होते हैं। यू सेना का संचालन, जैसे अफगानिस्तान या तालिबान पर हमला किया गया तो पाकिस्तान की ज़मीन का प्रयोग किया गया, तो वो क्या था? सेना संचालन के लिए, टेम्परेरी बेस पे। ये क्या होता है? टेम्परेरी, जब किसी स्थान पर युद्ध करना पड़ जाए और वहाँ पर सेना की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ जाए। सैनिक ठिकाने क्या होते हैं? परमानेंट। चौथा, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना। इसके कारण क्या है? जितने ज़्यादा देश जुड़ते गए उनका प्रभाव क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाता है। शक्ति संतुलन, एक देश में ज़्यादा, एक गुट में ज़्यादा देश हो गए, एक में कम हो गए, जिसमें कम हो जाते हैं वो बैलेंस को स्थापित करने के लिए सदस्य देशों को बढ़ाने लग जाता है। आर्थिक कारक या आर्थिक मदद, जो एनसीईआरटी में लिख रखा है आर्थिक मदद, वैसे आर्थिक कारक हम बोल सकते हैं। आर्थिक कारक क्या? छोटे देश भी सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं। अब युद्ध लड़ गए बड़े और छोटे देश मिलके, तो कुछ ना कुछ सैनिक खर्चा, पैसे तो छोटे देशों को भी खर्च करने पड़ेंगे। ये किसकी कटौती करेगा? बड़े देशों के खर्चे की कटौती करेगा। छोटे देशों को महाशक्तियों से क्या लाभ हुए? छोटे देशों को महाशक्तियों से, यूएसए से, यूएसएसआर से क्या लाभ हुए? क्षेत्रीय शत्रुओं से रक्षा, जो आसपास के जो शत्रु देश थे, जो उनसे उनकी रक्षा की जा सकी, इसलिए वो उसमें शामिल हुए। दूसरा, उनसे अच्छी क्वालिटी के हथियार मिले, टेक्नोलॉजी मिले, इसलिए वो उनके साथ जुड़े। आर्थिक सहायता मिले। ये छोटे देश बहुत सारे जो क्या था, उनका आर्थिक ढांचा क्या पिछड़ा हुआ था, अपना विकास कर सके, गरीबी बेरोजगारी की समस्याओं को दूर कर सके, इसलिए पैसे की आवश्यकता थी, तो वो क्या है? महाशक्तियों से जुड़े। निजी हित, सभी देशों के जो छोटे देश हैं उनके अपने कुछ निजी हित थे जिसके कारण जुड़े। जैसे पाकिस्तान सेंटो में जुड़ा कश्मीर मुद्दे के कारण। किसके कारण? कश्मीर मुद्दे के कारण पाकिस्तान सेंटो से जुड़ा। इस प्रकार अपने निजी हित, इन 4 कारणों के कारण ही छोटे देश महाशक्तियों के साथ जुड़े। अब यहाँ पर अलग अलग फैक्ट दे रखे, बीच बीच में छिपे हुए हैं। एनसीईआरटी बुक में आपकी में छोटे छोटे चीज़ें छिपी हुई है, और वहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए। जैसे विश्व युद्ध, बीच में चैप्टर के बीच में कहीं आ जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 के बीच में। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का 2012 और 10 में भी आ रखा है। ऐसे छिपे छिपे क्वेश्चन आ जाते हैं। उन फैक्टों के ऊपर अब चर्चा करेंगे। मित्र राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध 2 गुटों के बीच में लड़ा गया, एक मित्र राष्ट्र, दूसरे दूसरे राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन से देश हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या कौन सा देश शामिल नहीं है? यूएसएसआर या सोवियत संघ, यूएसए या अमेरिका, यूके या ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश शामिल थे। दूसरे राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली, ये राष्ट्र शामिल थे। अब परमाणु विस्फोट के बारे में हमारी किताब में बताया गया। परमाणु विस्फोट अमेरिका ने कहाँ पर किया? किसने किया? अमेरिका ने। कहाँ पर किया? जापान में। जापान के 2 शहरों पर बम विस्फोट किया था। कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी। अब इनके नाम पूछ सकता है कि कौन से शहर में कौन सा परमाणु बम गिरा गया था? हिरोशिमा में लिटिल बॉय। इसकी क्षमता कितनी थी किलोटन? 15 किलोटन। ये कब गिरा गया? 6 अगस्त 1945। ये गवर्नमेंट जॉब में भी पूछ लिया जाता है कि पहले बम किस शहर पे गिरा गया था? हिरोशिमा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हिरोशिमा या नागासाकी कौन सा पहले आता है? एच पहले आता है और एन बाद में आता है। हम जब ABCD को लिखते हैं तो एच पहले आ गया, तो हिरोशिमा पर पहले बम गिराया गया। नागासाकी में फैटमैन नाम का बम गिराया गया 21 किलोटन का। और कब गिराया गया? उसके 3 दिन बाद। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा
ज़्यादा ताकतवर बम था जो बाद में गिराया गया नागासाकी में। रूसी क्रांति कब हुई? कब हुई रूसी क्रांति? 1917 में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन 2020 में आया। प्रभाव इसका क्या हुआ रूसी क्रांति का? इससे विश्व में प्रथम साम्यवादी शासन की स्थापना हुई या समाजवादी शासन की स्थापना कहाँ पर हुई? रूस में। इसके द्वारा किन चीज़ों की स्थापना हुई? समाजवादी आदर्शों की और साम्यवादी समाज की। 2020 में एक क्वेश्चन आया भी है। CIA, ये बताया था मैंने क्यूबा मिसाइल संकट में, क्यूबा मिसाइल संकट में मिसाइलों की तैनाती की जो सूचना CIA ने किसको? अमेरिकी गवर्नमेंट को सूचना दी थी। CIA के फुल फॉर्म पूछ सकता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA क्या? अमेरिकी खुफिया एजेंसी। जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराना उचित या अनुचित? ठीक था या गलत था? परमाणु बम गिराना जापान के ऊपर किसने गिरा? अमेरिका ने। वो उसका डिसीजन ठीक था या गलत था? इसके ऊपर भी तर्क दिए जाते हैं, कुछ आलोचना करते हैं, कुछ इसका समर्थन करते हैं। जो अमेरिका के फैसले की आलोचना करते हैं वे कहते हैं कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था और ये जानते हुए भी अमेरिका ने बम गिराया, वो गलत था, गैर जरूरी था। दूसरा तर्क देते हैं कि अमेरिका ने ये परमाणु बम क्यों गिराया? सोवियत संघ एशिया और अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठा रहा था, उसको रोकने के लिए, और सोवियत संघ को ये साबित करने के लिए कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, ईगो के कारण, जो कि गलत है कि इसके कारण, क्योंकि बहुत लोग मारे गए और आज तक वहाँ पर ऐसा प्रभाव है कि वहाँ के लोग अपंग पैदा होते हैं, जो कि इस आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं। दूसरा, इसके समर्थक कहते हैं कि ये युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए ये डिसीजन ठीक था, क्योंकि इससे अमेरिका और उसके साथियों को जन की हानि, लोग और मारे जाते, सैनिक और मारे जाते, उसको रोकने के लिए ये डिसीजन अनिवार्य था, ये परमाणु बम गिराना जरूरी था। वर्ल्ड वार सेकेंड या द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। कौन सी? USA और USSR। ये महत्वपूर्ण था। इसके अलावा नेगेटिव और बात कर सकते हैं, जन की हानि हुई, धन की हानि हुई, क्योंकि संपत्ति का नुकसान हुआ, लोग, लाखों लोग मारे गए, इस आधार पर ये भी हम कह सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण परिणाम हमारी बुक में ये चर्चा किया गया है। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के निर्धारण का कारण क्या था? महाशक्तियों की जरूरतें थी, अपनी अपनी जरूरतें थी, वो बता ही दिया। महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ है, छोटे देशों के लाभ हानि का गणित अलग था, छोटे देशों को क्या लाभ है, उन्हीं के कारण ही क्या है अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाए गए। महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य कारक कहाँ था? यूरोप। कहाँ था? यूरोप बना हुआ था। ट्रूमैन सिद्धांत क्या पूछ लेगा एग्जाम में, क्या है, आप इससे क्या तात्पर्य समझते हैं, इसके बारे में बताइए कुछ। ये 1947 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे उसने दिया था, किसके लिए? साम्यवाद को रोकने के लिए। उसने कहा अगर कहीं पर भी किसी देश को साम्यवाद से खतरा पैदा होता है तो वो उसे रोकने के लिए तुरंत आ जाएगा, रोकने का कार्य करेगा। मार्शल योजना, पश्चिमी यूरोप के विकास के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी 1947 से 1952 के बीच में। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर 2 संगठनों का निर्माण हुआ। एक तो सैन्य गठबंधन नाटो का निर्माण हुआ 1949 में। दूसरा, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के निर्माण में भी मार्शल योजना का कहीं ना कहीं योगदान है। यहाँ पर आपके इस शीत युद्ध से रिलेटेड चीज़ें समाप्त होती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दे रहा हूँ, उनका आप कमेंट्स में आंसर देना। अगली वीडियो में इनके आंसर बताए जाएंगे। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? ए 1961, बी 1962, सी 1963, डी 1964।
रूसी क्रांति कब हुई? 1915 में, 1919 में, 1917 में, 1923 में। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? अमेरिका, रूस, फ्रांस या इटली? कमेंट्स में बताएं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉन कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव, फिदेल कास्त्रो, जॉर्ज बुश? इनमें से कौन था? आप इन चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगले वीडियो में इनके आंसर बताए जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो शीत युद्ध का, किसका? शीत युद्ध के बारे में जो था हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम इसी चैप्टर में अगले वीडियो में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में कराएंगे। डीडी स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स।